नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 22 अप्रैल की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि करंट को डेली क्लासेस से अपने शिफ्ट करेंगे वीकली क्लासेस पे। वीक में एक बार आपको जो है क्लास मिलेगी और उसमें हम सेलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर से पोर्शन से पूछे जाने में, और जो है क्वेश्चंस को मिनिमाइज करके, जैसे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उनको सबको हटाकर, प्लस में जैसे पर डे की हम क्लास करते थे तो डेज की क्वेश्चंस जो है हर डे डेज का क्वेश्चन रहते तो उनको भी एक साथ करवा कर आपको ऐसे जो है अपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस को जो है अपने क्लास को लेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें, और ऐसे ही जो आपको वीक में एक दिन जो आपको एक जो है पूरा कंबाइन जो है वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको एक क्लास करंट अफेयर्स की आपको मिला करेगी। और उसके साथ साथ हम पैरेलल चला रहे हैं अपने यूपी पुलिस के लिए जो अपनी पीवाईक्यू सीरीज जीएस की, और प्लस में जो है एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज भी अपने जल्दी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। और जो है चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपके साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हाल ही में भारत के किन दो प्राचीन ग्रंथों को जो है आपका शामिल किया गया है? किसके अंदर? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। और ये किसके द्वारा जो आपका मेंटेन किया जाता है? ये मेंटेन किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। विच टू एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो कौन कौन से दो ग्रंथों को उसके अंदर जो आपका शामिल किया गया है? वो आपका किस किस को? भागवत गीता और आपका नाट्य शास्त्रा को जो आपका शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भागवत गीता आप सभी को पता है किसका पार्ट है? वो आपका पार्ट है महाभारत का पार्ट है। और आपका और नाट्य शास्त्र जो आपका किसके बारे में? आपका द क्लासिकल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट नाट्य शास्त्र एंड श्रीमद् भागवत गीता हैव बीन inscribed in UNESCO's memory of the world register. The total number of Indian inscriptions inscribed in UNESCO memory of the world register now stands at 14। जो है टोटल कितने जो है भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो इस लिस्ट के अंदर, इस मेमोरी रजिस्टर के अंदर जो है इंक्लूड हो चुके हैं, तो उनके टोटल नंबर आपसे पूछ ले क्वेश्चंस में, तो 14। रिसेंटली किन दो को एडिट किया गया है? वो आपका नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को जो आपका इंक्लूड किया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को की आपकी फुल फॉर्म है नाट्य शास्त्र, कंपोज्ड बाय द भरत मुनि इन सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर जो आपका किसके द्वारा कंपोज किया गया था? भरत मुनि के द्वारा। और श्रीमद् भागवत गीता इज मेंशन्ड इन द विषम पर्वा ए पार्ट ऑफ द हिंदू इपिक महाभारत। किसके अंदर आपका मेंशन है? विषम पर्वा के अंदर मेंशन है। और किसका पार्ट है आपका? वो आपका महाभारत का पार्ट है। और बात करें कि किसके द्वारा जो है लिखी गई थी महाभारत, तो वो आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो लिखी गई थी। पूछ ले आपका किसके द्वारा लिखी गई थी रामायण? तो वो किसके? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। और उनको किसका टाइटल दिया जाता है? भारत के प्रथम कवि का और आपका आदि कवि का जो है टाइटल दिया जाता है, क्योंकि आदि महाकाव्य किसको कहा जाता है? वो आपका रामायण को कहा जाता है। और पूछ ले रामायण और महाभारत में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन जो आपकी स्टोरी कौन सी है? तो वो आपका प्राचीन रियलिटी बात करें तो कौन सी है? वो आपकी रामायण है। क्योंकि महाभारत में हमें जिक्र मिलता है किसका? वो मिलता है राम, भगवान राम का जिक्र मिलता है। और इसीलिए जो इसको महाभारत को, वैसे तो दोनों को लगभग 400 ईसा पूर्व जो है माना जाता है, 400 ईसा पूर्व जो है दोनों का काल माना जाता है। लेकिन प्राचीन की बात करें तो प्राचीन इनमें से कौन सा माना जाता है? रामायण माना जाता है। रामायण के आपके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास के रचयिता। और दो टाइटल, इंपॉर्टेंट टाइटल है जो इनको दिए गए हैं, इसको महर्षि वाल्मीकि को वो है आपके आदि कवि का, और भारत के प्रथम कवि का जो आपका टाइटल दिया गया है। और बात पूछ ले, ये भी पूछ सकता है किस किस के द्वारा? ये आपका श्रीमद् भागवत गीता किसके द्वारा जो आपकी लिखी गई है? वो लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। सॉरी, नाट्य शास्त्र। भागवत गीता किसके द्वारा? वो आपका पार्ट है महाभारत को, वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है भागवत गीता। भारत हाल ही में विश्व में कौन सी क्रम संख्या की एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई की मेजबानी करने वाला देश बन गया? इंडिया रिसेंटली बिकम होम टू विच नंबर ग्लोबल एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, APMU, जिसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो क्या है आपका? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो किस नंबर का? 70th नंबर का जो आपका मेजबानी करने वाला बन गया है अपना
देश है इंडिया। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, मेनली आपका डोपिंग कंट्रोल का कार्य जो आपकी ये करती है। डोपिंग किसको, जो आपका एथलीट्स के लिए जो बैन आपकी इंजेक्शंस हो गए, बैन आपकी बेवरेजेस हो गई, जिसको आपका एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए जो यूज करते हैं, तो उसको जो है रोकथाम, उसके लिए रूल्स बनाने, उस पर कमेटी का गठन करना, ऐसे कार्य ये यूनिट करती है। इंडिया हैज द बिकम द 70th कंट्री इन द वर्ल्ड स्टैब्लिश ए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA accredited athlete passport management unit. India joins selected countries like Germany, China and United Kingdom and the United States to establish the athlete passport management unit. The unit is expected to strengthen the fight against the menace of doping in sports. Doping refers to the use of banned performance enhancing ड्रग्स बाय एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन स्पोर्टिंग इवेंट्स। डोपिंग किसको जो है रेफर करता है, जो ऐसी ड्रग्स जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जो है एथलीट्स के द्वारा ली जाती है, उसके लिए रेफर किया जाता है। और उसके खिलाफ जो है रूल्स क्रिएट करना, कैसे जो है आपके एथलीट्स उसका मिसयूज करते हैं, उसके खिलाफ जो है रूल्स बना रहा है, और कैसे कई बार जो है आपका नहीं जो आपका पता होता है तो उनको रूल से अच्छे से डिस्क्राइब करना। जैसे कई बार जैसे ओपनली शावर लेने में भी आपका रोक होती है कई एथलीट्स को ऐसे कि इतने टाइम पहले शावर, ये इंजेक्टेबल ड्रिंक्स नहीं लेनी, ये ड्रग्स नहीं पीना है उससे पहले, इतने समय पहले, ऐसे रूल्स को जो है प्रॉपरली डिस्क्राइब करना। हाल ही में नासा के आर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन बन गया है? विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 54th नेशन टू ज्वाइन नासा आर्टिमस अकॉर्ड्स। तो इसको ज्वाइन करने वाला अपना कौन सा देश बन गया है? और बांग्लादेश बन गया है। कौन से नंबर का कंट्री बन गया है? वो 54th नंबर की कंट्री बन गया है। और अपने बात करें इसमें इंडिया और जो है इसमें इस रीजन के अंदर जो अपना इंडिया वाला और बांग्लादेश वाला रीजन है, इसमें से दो ही कंट्रीज इसका हिस्सा है, जिसमें बांग्लादेश अभी 54th कंट्री बनी है और 27th कंट्री बनी थी कौन सी? इंडिया अपनी कब बनी थी? 21 जून 2023। 27 इस रीजन से दो ही कंट्रीज है, साउदर्न रीजन से। और इनमें से बात करें दो कंट्रीज, तो 27th बनी थी कौन? इंडिया। और सीधा डबल 54th बनी है अब बांग्लादेश। इंडिया बनी थी 21 जून 2023 को और बांग्लादेश अभी रिसेंटली बनी है। बांग्लादेश हैज बिकम द सेकंड साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन रीजन के अंदर जो है सेकंड कंट्री बन गया है, किसके बाद में? इंडिया के बाद में। एंड द 54th इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन द आर्टिमस अकॉर्ड ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ज्वाइन द आर्टिमस अकॉर्ड्स एट द एज द 27th कंट्री ऑन द 21st जून 2022। तो ये एक तो आर्टिमस जो है ये कार्य क्या करती है? आर्टिमिस इज नासा लेड एफर्ट टू एक्सप्लोर द मून, एस्टैब्लिश ए ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून एंड एक्सप्लोर द प्लेनेट मार्स एंड बियॉन्ड। मार्स और आपका मून को जो आपका पूरा रिसर्च करना और उसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट्स का प्रयास करना और कैसी कैसी सिचुएशंस वहां पे प्रेजेंट है इस समय पर, जो आपका ह्यूमन को वहां पे स्टैब्लिश करने के लिए जो आपका पॉसिबल हो सकता है, तो उस पर रिसर्च करना, उसके लिए जो आपके जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ऐसे कार्य करना, वो आपका ये आर्टिमस जो है आपकी एजेंसी कार्य करती है। और साउथ एशियन रीजन के अंदर सेकंड कंट्री उसका हिस्सा बनी है, वो कौन सी बनी है? बांग्लादेश। पहले कौन सी बन चुके हैं? इंडिया 27th कंट्री के रूप में। और ये आपकी है किसकी एजेंसी? वो आपकी एजेंसी है नासा की। नासा कहाँ की जो आपकी एजेंसी है? वो यूएसए की। न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो है किसे घोषित किया गया? विच हॉस्पिटल हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द इंडिया बाय न्यूज़वीक एंड स्टैटिस्टिया। तो कौन से हॉस्पिटल को जो है इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल का जो है टाइटल दिया गया है? वो टाइटल दिया गया है एम्स दिल्ली को। बात करें इसकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौन सी रैंक रही है? इंडिया का तो पहला हॉस्पिटल है, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें तो 97th पोजीशन पे आया अपना एम्स दिल्ली। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली has been named the best hospital in India and ranked 97th in the world's best hospitals 2024 report. The world's best hospitals 2024 report was released by the American media company Newsweek in partnership with the global data platform Statista and the Mayo Clinic in मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट्स। जो है आपका कौन सा क्लिनिक है? मेयो क्लिनिक। कहाँ का है? मिनीसोटा यूएसए का। वो आपका 97.51% के स्कोर के साथ जो है बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड का टाइटल उसने जीता है। इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा? एम। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी रैंक कौन सी है? 97th। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई? वो आपका जारी की गई दो कंपनी है, एक तो आपकी न्यूज़वीक जो आपकी एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है,
किसके साथ पार्टनरशिप के, स्टैटिसिया के साथ पार्टनरशिप के साथ ये रिपोर्ट। और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा, मिनीसोटा का मेयो क्लिनिक जो है कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का जो आपका एक हॉस्पिटल है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल का टाइटल जो है मिला है। सेकंड नंबर पर इंडिया का अपोलो जो है आपका गुड़गांव का वो हॉस्पिटल जो है सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो एम्स दिल्ली रहा है। नेक्स्ट अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, वो हैज बीन sworn in as the 38th चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक हाई कोर्ट है, उसका जो है आपका किसने जो है, अरुण पाली ने जो है आपका शपथ ली है। कौन से नंबर के, जो आपके 38th मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका जस्टिस अरुण पाली ने शपथ ली है। जम्मू कश्मीर की बात करें गवर्नर कौन है, तो वो मनोज सिन्हा है। उन्होंने इसका जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है उनको पूरा किया। अरुण पाली रिप्लेस द एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार है, उनको रिप्लेस किया। जस्टिस संजीव कुमार took over as the acting chief justice after the retirement of chief justice ताशीर अवस्थान on 9 अप्रैल 2025। इनकी जगह इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जो है शपथ ली थी संजीव कुमार, और अब उनको रिप्लेस किया है किसने, अरुण पाली ने। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहाँ के है, आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के। नेक्स्ट अपना जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई सेहत ऐप किसने लॉन्च की, वो लॉन्च द ई सेहत ऐप फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किसने, उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया। वहाँ की जो है मेडिकल सर्विसेज को और आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, ई सेहत है, उसको जो है लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर एंड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लॉन्च द ई सेहत ऐप टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रीहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन फॉर द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तो जम्मू एंड कश्मीर आपकी क्या है, एक यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। और अभी हाल फिलहाल जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नियुक्त किए हैं वो कौन हुए, अरुण पाली। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला ट्रेन में एटीएम स्थापित किया है, विच बैंक हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज फास्ट एटीएम ऑन ए ट्रेन। जैसे आप एटीएम्स देखते हैं कि हर जगह मेन स्ट्रीट्स के ऊपर जो लगे रहते हैं, अब एटीएम का कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, वो ट्रेन्स के अंदर की, ट्रेन्स के अंदर भी अब आपके एटीएम्स लगे होंगे। तो उसको लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उसको जो है लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किस ट्रेन के अंदर इसको लगाया है, द पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज बिकम द फास्ट बैंक टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑन ए ट्रेन इन द इंडिया। द एटीएम वाज इंस्टॉल्ड ऑन द मुंबई मनमाड़ पंचायतवती एक्सप्रेस जो आपका, उसके अंदर पंचवटी एक्सप्रेस जो है आपका, उसके अंदर इसको इंस्टॉल किया गया। इसके अंदर आपका मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। दिस इज द फर्स्ट टाइम एन एटीएम हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन एन इंडियन रेलवे ट्रेन। यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव शेयर दिस इंफॉर्मेशन ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट। आपकी रेलवे के मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। पहला बैंक एक रेल के अंदर एटीएम लगाने वाला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसके अंदर, कौन सी ट्रेन, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर। नेक्स्ट अपना छठा भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दुस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है, वेयर डिड द 6th इंडो उज्बेक मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक कमेंस। तो कहाँ इसको स्टार्ट किया गया, वो हाल फिलहाल जो है आपका 6th एडिशन जो है इंडो उज्बेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है दुस्तलिक कमेंस एट द इंडियन आर्मी फॉरेन ट्रेनिंग नोड एट अनुद पुणे। कब जो है, 16 अप्रैल को स्टार्ट किया। कितने दिन तक ये अभ्यास चलने जाता है, 13 दिन। जो आपका फर्स्ट जो एडिशन कब हुआ था, वो आपका हुआ था 2019 के अंदर जो है, और हर साल जो है आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस बार कौन सा एडिशन है आपका, 6th एडिशन है। एक बार जो है बीच में मिस हुआ था कोविड पीरियड के अंदर, लास्ट ईयर 2024 के अंदर वो कहाँ हुआ था आपका, तरमेज जो है आपका उज्बेकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो है 5th एडिशन हुआ था। 6th एडिशन कहाँ हो रहा है, पूना में। और कितने दिन तक आपका, 13 दिन तक चलने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ जो अपनी इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया था, और बाद में जो है इंडियन एयर फोर्स भी इसका एक हिस्से बनकर जो है इसमें भाग लेती है, युद्ध अभ्यास जो है करती है। नाम क्या है आपका, दस्तलिक जो है इसका नाम है। किस दो देशों के बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बाद बीच जो होता है, और इस बार जो है अभी चल रहा है करंटली पुणे के अंदर चल रहा है इसका 6th एडिशन। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या है, व्हाट इज द
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द फिजिकल ईयर 2024-25। तो टोटल जो है आपका अप्रोक्सीमेट जो है कितनी जो है वैल्यू का आपका एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, तो आपका लगभग $820 जो है आपका बिलियंस का 820.93 बिलियन डॉलर्स का जो है फिजिकल ईयर 2024-25 के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया है। बात करें ट्रेड डिफिसिट की, आपका इंपोर्ट कितना किया है, $915.19 जो है बिलियन डॉलर्स का, और 94.26 बिलियन डॉलर्स का जो आपका टोटल ट्रेड डेफिसिट इस पीरियड के अंदर रहा। बात करें सबसे आपका व्यापार साझेदार में सबसे बड़ा, तो बात करें किसको ज्यादा हमसे सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, तो वो करते हैं अमेरिका को, जिसमें सबसे ज्यादा अपने जो आपकी फार्मास्यूटिकल जो है प्रोडक्ट्स रहते हैं। और सबसे ज्यादा आपका आयात किस देश से करते हैं, वो तो चाइना से करते हैं सबसे ज्यादा आयात, और उसी की वजह से जो अपना ट्रेड डिफिसिट है जो इतना जो है रहा है इस साल। तो बात करें टोटल जो है कितने बिलियन डॉलर्स की, लगभग जो बात करें तो 820.9 समथिंग, तो 821 बिलियन डॉलर्स का जो आपका एक्सपोर्ट रहा फिजिकल ईयर 2024-25 के दौरान। नीति आयोग के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत का ऑटोमोबाइल निर्माण में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली? तो कौन सी पोजीशन है? 4th पोजीशन है हाल फिलहाल इस सेक्टर के अंदर इंडिया की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिमोट रिपोर्ट, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यूएस एंड अमेरिकन एंड जापान। आपका यूएस पहले पोजीशन पर कौन है इसमें? ऑटोमोबाइल सेक्टर कौन सा हुआ? एक कार मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी जो भी 4 व्हीलर्स होते हैं 2 व्हीलर्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपका पोजीशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो फर्स्ट इंडिया वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, फर्स्ट पोजीशन चाइना है, सेकंड पोजीशन कौन है? यूएसए, थर्ड पोजीशन पे कौन है आपका? जापान, और 4th पोजीशन किसके पास है? अपने देश है इंडिया के पास है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर जो आपकी कितनी अनुमानित की गई? व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ forecast for India's fiscal year 2025 and 26 according to Asian Development Bank? किसके अकॉर्डिंग? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितनी जो है रिवाइज जो है इसको किया गया है, तो इसको कितना जो है बताया गया है 6.7%। द एडीबी हैज फोरकास्टिंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% फॉर फिजिकल 2026-27। नेक्स्ट ईयर के लिए भी बताइए कितनी बताई है, वो बताइए 6.8 है, और इस बार जो है कितनी बताई है, इसको रिवाइज करके जो है बताया है वो बताया 6.7% जो है ग्रोथ रेट बताइए जीडीपी ग्रोथ रेट। तो 6.7% किस फिजिकल ईयर के लिए? आपका 2025-26 के लिए। बात करें 26-27 की, तो 1% 0.1% जो एक्स्ट्रा है 6.8%। किसके द्वारा जो है अनुमानित की गई है? वो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो उसने जो है इसको अनुमान किया है। भारत ने एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2025? तो टोटल कितने जो है 11 मेडल्स जीते, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? एक गोल्ड है आपका। द इंडियन एथलीट्स कंक्लूडेड देयर campaign at the 6th Asian Under 18 Athletics Championship 2025 with 11 medals, 1 gold, 5 silver and 5 bronze। 5 जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज है, एक इसमें जो है आपका गोल्ड मेडल है। The 6th Asian Under 18 Athletics Championship was organized by the Asian Athletic Association at the Prince Naif bin अबुल जाहिज स्पोर्ट्स सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर जो आपका अप्रैल 15 से अप्रैल 18 तक जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें 11 मेडल्स जीते हैं। लास्ट ईयर जो आपका हुआ था उसके अंदर जो इंडियन जो है कैंपेगन ने टोटल कितने 24 मेडल्स उसमें जीते थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीआर के न्यू जो है आपके जनरल जो है डायरेक्टर जनरल है। आईसीआर की फुल फॉर्म देखें तो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको आपका मांगीलाल जाट है जो है उसको नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल किसके? आईसीएआर के। ये आपके मांगीलाल जाट नोटेड एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर मांगीलाल जाट हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपका इसको इससे भी याद रखते हैं, जाट क्या करता है? खेती करता है। तो क्या आपका आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर मांगीलाल जाट को। नेक्स्ट अपना हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF
द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। वो हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज यंग ग्लोबल लीडर 2025 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा? WEF के द्वारा चुना गया। तो किसको चुना गया है? एक तो WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो है इसका नाम है। राम मोहन नायडू, द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन द मोदी गवर्नमेंट, हैज बीन सिलेक्टेड एज ए यंग ग्लोबल लीडर 2025 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज द वर्थ मेंशनिंग दैट this prestigious global recognition is given to influential change maker under the age of 14। 40 साल की कम उम्र के अंदर जो इन्होंने अपने चेंजेस किए हैं इस अपने रीजन के अंदर, अपने एरिया के अंदर, उसकी वजह से जो है इनको WEF के द्वारा जो है आपका यंग लीडर के रूप में जो आपका चुना गया है। ग्लोबल लीडर, यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसको? राम मोहन नायडू को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विजिजन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? वेयर विल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द विजियनिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली। तो कहाँ इसका जो आपका इनॉग्रेशन किया है? किया किसने? PM मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द विजियनिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट नियर तिरुवनंतपुरम केरला ऑन May 2, 2025। कब करेंगे? मई 2 के दिन जो है करेंगे। कहाँ करेंगे? केरला के अंदर। विल बी इंडियाज फास्ट सेमी ऑटोमेटेड एंड ट्रू डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्टमेंट पोर्ट। जो आपका भारत का पहला रियल जो है सेमी ऑटोमेटेड होगा और रियल डीप वाटर इंटरनेशनल जो है आपका पोर्ट होगा। कौन सा? जिसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? आपका केरला के अंदर। किया किसके? किया नहीं किया, किया जाएगा 2 मई को केरला के अंदर। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली है? रिसेंटली द शहनाई फ्रॉम विच प्लेस हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है आपका भौगोलिक संकेतक का जो है कहाँ की है? बनारस की है। बनारस की शहनाई जो प्रसिद्ध है, शहनाई जो आपका एक जो है संगीत वादक है, उसको जो है आपका एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टाइटल दिया गया। वो कहाँ की फेमस है? वो आपकी बनारस की है। टोटल एक ही दिन में बनारस की टोटल 21 जो है आपकी वस्तु है उनको GI टैग्स दिया था, जिसके बाद जो है यूपी जो है पहली पोजीशन पे आ गया इंडिया के अंदर। जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है 77 जो है सर्टिफिकेट्स मिले हैं, GI सर्टिफिकेट आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जो टोटल कितने मिले हैं? उत्तर प्रदेश को 77 जो है हाईएस्ट नंबर है इंडिया के अंदर। बनारस, सेवरल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी जो है बनारस को ही रेफर किया जाता है, सच एज द शहनाई, आपका मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मुराल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी एंड कार्नोडा फ्रॉम चिराईगांव हैव नाउ रिसीव्ड GI टैग सर्टिफिकेट। इनमें से मेन ये है, टोटल एक ही दिन में 21 वस्तुओं को दिया गया था। कहाँ? बनारस विजिट जो है PM मोदी हुआ था उस दिन। हमने पीछे पढ़ा था जी GI आपका सर्टिफिकेट्स का जो है टारगेट है कि काफी ज्यादा हाईएस्ट नंबर पर इसको लेके जाना है जल्द ही कुछ सालों के अंदर। और उसी के लिए जो है आपका रिसेंट में हम पढ़ रहे हैं कि काफी जो है GI सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और हाईएस्ट नंबर आपका GI टैक्स वाला जो है स्टेट पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। टोटल कितने जो है GI सर्टिफिकेट्स है इसके पास? 77। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? रिसेंटली वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA बीन एस्टेब्लिश। तो एक तो IBCA की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट कौन सी अपनी होगी? जैसे लायन है, आपका टाइगर है, ऐसे ये जो सारी बिग कैट्स होती है उनकी जो है सिक्योरिटी के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो है आपकी अलायंस जो है कार्य करती है। और इसका जो है मुख्यालय हाल फिलहाल कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? वो आपका इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसकी जो है घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका इंडिया राइट है। हाईलाइटिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड ए हिस्टोरिक agreement with the International Big Cat Alliance. Under this agreement, the headquarters and secretariat of the IBCA will be established in India. The alliance reflects India's deep commitment to the conservation of 7 major big cat स्पाइसेस इन द वर्ल्ड लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा। जो है इनकी कंजर्वेशन के लिए जो है कार्य करेगी। इसके लिए अलायंस हुआ है इंडिया और किसके बीच में? IBCA के बीच में, कि इसका हेडक्वार्टर जो एस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? इंडिया के अंदर। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? रिसेंटली वी स्टेट बिकम द फास्ट इंप्लीमेंट द
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को पहले घोषणा की थी कि लागू करेगा, वो किसने, फर्स्ट स्टेट घोषणा करने वाला कौन सा था, हरियाणा। लेकिन लागू करने वाला स्टेट क्या, कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र। और एक ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है क्या, जैसे महाराष्ट्र में पहले जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी में दो लैंग्वेज, जैसे आपकी मराठी और आपकी जो है इंग्लिश जो है कंपलसरी लैंग्वेज थी, लेकिन अब थर्ड लैंग्वेज के रूप में किसको जो है, हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज जो है कर दिया है। लेकिन हरियाणा में पहले जो आपका कंपलसरी लैंग्वेज कौन सी थी, आपकी हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में जो है डिक्लेयर की गई थी। लेकिन अब जो है दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शंस में जो है लैंग्वेजेस को रख दिया गया है। वो कौन कौन सी, आपकी उर्दू, पंजाबी और आपकी संस्कृत जो है, इनको तीन को ऑप्शनल लैंग्वेज के अंदर रख दिया है। इसमें से आपको थ्री लैंग्वेज पॉलिसी अगर हरियाणा में लागू होती है इन फ्यूचर, तो इनमें से थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हिंदी को जो भी साउथर्न रीजन के अंदर, आपका मिडल इंडियन रीजन के अंदर जो आपका महत्वता, इस पॉलिसी अगर सारी स्टेट्स जो है लागू की, तो हिंदी भी वहां जो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में आपका उभरती हुई सामने आएगी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया, आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट in India implement the three language policy. Now for class 1 to 5 it is mandatory for students to study Hindi. This decision will be applicable to all Marathi and English medium schools in the state. This policy has been implemented in alignment with the National Education Policy NEP 2020, introducing a three language policy for these grades in महाराष्ट्र। ये आपकी किस पॉलिसी से साथ अलाइन करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनी 2020 की, जिसमें तीन आपकी क्लास 1 से 5 तक जो आपका अब कौन सी लैंग्वेज है, एक हिंदी लैंग्वेज भी कंपलसरी, किसमें, मराठी और सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं महाराष्ट्र के वहां। तो अब हिंदी भी जो है पढ़ी जाएगी महाराष्ट्र के स्कूल्स के अंदर, किस पॉलिसी के, आपका थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के लागू होने के बाद में महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट स्टेट बन गया थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला स्टेट आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कहा मानवता की पालना गुफाएं फिर से खुली, रिसेंटली वेयर हैव द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड केव्स रीओपन्ड। तो लगभग 3 सालों से कहाँ की ये गुफाएं हैं, साउथ अफ्रीका की गुफाएं हैं, जिनको नाम दिया जाता है किसकी, मानवता की पालना की गुफाएं, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उसको जो है बाढ़ के कारण, जो आपकी बाढ़ की सिचुएशन के कारण जो है लगभग पिछले 3 सालों से ये जो है गुफाएं बंद है। और लेकिन अब वापिस एक बिग टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जो है अब खुलेंगे 3 सालों बाद में, जो है इनकी पूरी जो है चेकिंग के बाद में, सेफ्टी मेजरमेंट्स की जांच के बाद में इसको ओपन किया गया था। द स्टैक फॉन्टेन केव्स, इसका रियल नाम क्या है, स्ट्रैक फॉन्टेन केव्स जो है, जिनको आपकी मानवता की गुफाएं जो है जिनका नाम दिया जाता है, उनको जो है ओपन किया गया, रीओपन किसके बाद में, 3 सालों के बाद में, 3 years अगो ड्यू टू फ्लडिंग जो है इनको क्लोज कर दिया गया था, और अब जो है इनको वापिस ओपन किया गया है। कहाँ आपका स्थित है, आपकी साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, जो आपका नॉर्थ वेस्ट जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये केव्स। दीज केव्स वर क्लोज नियरली 3 years अगो ड्यू टू फ्लडिंग, नाउ दे हैव रीओपन, प्रोवाइडिंग ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट दैट ब्रिंग्स देम क्लोजर टू साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड डिस्कवरीज। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक साझेदार रहा है, रिसेंटली Which country has become India's largest trading partner for the 4th consecutive year? तो इंडिया के बेनिफिट से देखें कि जिसको सबसे ज्यादा इंडिया आपका निर्यात करता है, सबसे ज्यादा आपका निर्यात करने वाला किसके साथ तो है, अमेरिका के साथ। तो उसी के साथ बेनिफिट के हिसाब से हम देखेंगे तो लगातार 4 सालों से जो आपका बेस्ट जो आपका पार्टनर रहा है, इसके अंदर अमेरिका रहा है, यूएसए रहा है। बात करें सबसे ज्यादा जिससे आयात करता है, तो वो किससे, आपका चाइना के साथ रहा है लगातार काफी सालों से। ये तो 4 से भी ज्यादा सालों से होगा कि सबसे ज्यादा आयात कहाँ से हो रहा है, वो आपका चाइना से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा निर्यात बात करें आपका अमेरिका के साथ जो हो रहा है इंडिया लगातार 4 सालों से। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज once again emerged as the India's largest trading partner for the 4th consecutive year. This reflects the strong and growing economic ties between the टू कंट्रीज। बात करें इंपोर्ट की, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट पे बात करें तो किसको करता है, आपका यूएसए को। बात करें एक्सपोर्ट की, सबसे ज्यादा किसके साथ होता है इंडिया का, वो होता है चाइना के साथ। तो इंडिया के बेनिफिट से देखें तो कौन बेनिफिशियल है इंडिया का, इंपोर्ट जो है आपका बेनिफिट है, वो लगातार 4 सालों से सबसे ज्यादा किस कंट्री के साथ हो रहा है, वो आपका यूएसए के साथ हो रहा है। हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया, CGI। तो लास्ट हमने पढ़ा था, पहले कौन थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उनकी जगह पे कौन बने थे, संजीव खन्ना बने थे। उनकी जगह पे अब नए चीफ जस्टिस कौन से आपके जैसे नॉमिनेट करते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले पहले, तो हाल फिलहाल जो है संजीव खन्ना ने किसको नॉमिनेट किया है इस पद के लिए, BR गवई को। तो ये नियुक्त होंगे अपने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 60th अप्रैल 2025. The current Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, nominated Justice B.R. Gavai, the second most senior judge of the Supreme Court, as his successor. This nominated has sent to Ministry of Law to approval. After receiving approval from the government, Justice Gavai will officially assume the office as the 52nd Chief Justice of India 30th May 2025 following the retirement of Justice Sanjeev Khanna। 13 मई को जो है रिटायरमेंट है अपने जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में, कौन से नंबर के, 51th नंबर के। अब 52nd बन जाएंगे कौन, BR गवई। आपका सेकंड सीनियर मोस्ट जो है जज है, तो वो ही लगभग चांस रहते हैं कि अप्रूवल इसको मिलेगा और वो ही जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जस्टिस BR गवई, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द IWLF एथलेटिक्स कमीशन। तो किसको जो है आपका मीराबाई चानू को जो है इसका किसका IWLF इंडियन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसका कमीशन का चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया गया, किसको, मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। इंडियन ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट साइकोन मीराबाई चानू हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल नहीं है सॉरी, आपकी इंडियन वेट लिफ्टिंग आपकी फेडरेशन है, उसका जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। IWLF की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसका चेयरपर्सन कौन बना है हाल फिलहाल में, मीराबाई चानू। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एक तो आपका ICC की फुल फॉर्म, एक तो दो ICC की टर्म को जो आपका रिप्रेजेंट करती है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एक ICC आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो एक बार आपके पास अगर आप लगभग जो है क्रिकेट लवर्स होते हैं बॉयज खासकर, तो ICC की अगर फुल फॉर्म देखते हैं कि ICC की फुल फॉर्म पूछ रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन में हमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना मिले और वहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है ICC को। और हाल फिलहाल जो है ये एक टर्म यूज की जाती है कि हर मंथ के जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो इस बार जो है मार्च महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको, आपका श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल जो है इनको नियुक्त किया गया। श्रेयस अय्यर अपने इंडियन जो है प्लेयर है और जॉर्जिया वॉल जो है आपकी ऑस्ट्रेलियन फीमेल प्लेयर है। हर मंथ जो है एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर जो है नियुक्त की जाती है, किस रूप में, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में। तो जैसे अब अप्रैल चल रहा है, तो इस महीने जो आते हैं मार्च का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, और अब नेक्स्ट मंथ में जैसे मई में आएगा अप्रैल का, तो मार्च की बात करें तो कौन जो है आपके श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल जो है नियुक्त किए गए हैं। तो ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं कि किसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वैसे क्रिकेट में जो है आजकल क्रिकेट के क्वेश्चन जो है हर में रहते ही हैं, 2-3 क्रिकेट के क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाते हैं, तो इनमें से भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ICC की फुल फॉर्म आपका और ICC किस सेकंड जो है फुल फॉर्म के रूप में भी यूज किया जाता है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो कौन सा जो है आपका बिहार स्टेट जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो हाल फिलहाल जो है होस्ट करेगा। अभी रिसेंट मई में जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, कब से, 4 मई से 50 मई तक चलेंगे। इसका मस्कट जो है किसको, गज सिंह जो आपका, जिसमें एक हाथी और सिंह की आपकी लोयन की जो है पिक्चर जो है इंक्लूड करके इसको एक क्रिएट किया गया है, उसको मस्कट निर्धारित किया गया है। बिहार विल द होस्ट 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 scheduled to be held from 4th to 50th May 25. The events will be conducted across various cities including Patna, Gaya, Rajgir, बेगूसराय एंड भागलपुर। इन अलग अलग सिटीज में ये जो गेम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। द ऑफिशियल मस्कट ऑफ खेलो इंडिया इज गज सिंह, सिंबलाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट एंड द हार्ट ऑफ ए लोयन, जो है उसके रूप में इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। रिसेंटली वो बिकम द फास्ट इंडियन स्कोर 100 हाफ सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट। तो एक तो इसमें देखिए इंटरनेशनल T20 आपका नहीं है, इसमें आपका
आईपीएल भी जो है आपका इंक्लूडेड है। तो उसको पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर T20 में 100 जो है 50s मारने वाले पहले इंडियन कौन से बन गए आपके? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर। Virat Kohli has recently become the first Indian cricketer to score 100 half centuries in T20 cricket. This remarkable milestone highlights his consistency and dominance in the shortest format of the game, both in international T20s and the franchise leagues like the IPL. इनमें जो अपनी इनकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है कि शॉर्ट गेम जो है आपका शॉर्ट टर्म गेम है, लगभग 20 ओवर का, लगभग क्या 20 ओवर का T20 जो आपका गेम्स होते हैं, उसमें जो है इकलौते ऐसे इंडियन प्लेयर जिन्होंने 150 जो है स्कोर की है। हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? रिसेंटली वी स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द एससी क्लासिफिकेशन एक्ट। तो इसको पहला स्टेट लागू करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? तेलंगाना। स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड द शेड्यूल कास्ट क्लासिफिकेशन एक्ट 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी किस दिन होती है आपकी? 14 अप्रैल के दिन। तो उसी दिन इसको जो है लागू किया है। कौन सी स्टेट ने लागू किया है? तेलंगाना ने। कौन सा एक्ट है आपका? एससी क्लासिफिकेशन शेड्यूल्ड कास्ट क्लासिफिकेशन एक्ट 2025 को लागू करने वाली पहली स्टेट आपका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ऐसे टॉपिक्स जैसे इसको डिस्क्राइब करते हुए पूरा कि एससी आपका कास्ट का क्लासिफिकेशन एक्ट 2025 क्या है, तो इसको भी पूरा डिस्क्राइब करते हुए एक अलग से क्लास, जैसे आपका वक्फ बिल है उसको जो है अलग से डिस्क्राइब करते हुए ऐसी क्लासेस भी जल्दी आपके लिए शॉर्ट क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज। तो बात करें इतने जो है लास्ट क्लास हुई है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डेज गए हैं, तो 30 अप्रैल को अपना जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड है, मैस्कर जो है हुआ था, उस दिन क्या सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे सारे लोग? अमृतसर के अंदर बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी दिन जो है आपकी बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती जो है आपका सेलिब्रेट की जाती है। 70 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 80 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 90 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर्स डे, 21 अप्रैल को कल के दिन आपकी क्या थी? नेशनल सिविल सर्विसेज डे। और सिविल सर्विसेज का जो है आपका इंटरव्यू जो है समाप्त हो चुके हैं, आप सभी को पता है। जल्द ही आपके उसके रिजल्ट भी जो है आपके लागू हो जाएंगे, तो उस सभी के लिए भी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जो है अपनी तैयारी को आपको बेस्ट आप दे के जाएंगे, तो इसी में जो आपका सिलेक्शन जो है श्योर होगा। 22 अप्रैल को जो आपका आज के दिन जो कौन सा है आपका वर्ल्ड अर्थ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज है अब से 13 अप्रैल से लेकर जो है आपके 22 अप्रैल तक। ऐसे ही जो नेक्स्ट वीक के बाद में जो है अब इस बार जो है मंथ एंड के लगभग क्लास होगी, तो उसमें जो है अपने पूरे मंथ के अप्रैल मंथ के जो है सारे इंपॉर्टेंट डेज के जो है आपका डिस्कस करेंगे कि डेज के भी क्वेश्चन अपने जो है एग्जाम से बनते हैं कि कौन सा डे किस दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, या किस दिन कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।